हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा आज हम लोग हिंदी में आपका जो सेकंड बुक जो है वितान है ना, वहाँ से देखेंगे आज फर्स्ट चैप्टर जो है सिल्वर वेडिंग। देखिए यहाँ पे मनोहर श्याम जोशी जी जो है भारतीय संस्कृति से संबंधित जो है यशोधर बाबू की उस पुरानी जो सोच है, पुरानी परंपरा जो है या पुरानी परंपरा को सहेज कर रखने की जो उसकी कला जो है, इन सारी बातों को जो है अपने इस रचना में स्पष्टीकरण किया गया है, उसको समाहित किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं आज हम लोग यहाँ पे सिल्वर वेडिंग। तो उसके पहले जो है इसके जो राइटर जो है मनोहर जोशी जी का, उनका एक संक्षिप्त जीवनी देख लेते हैं। मनोहर श्याम जोशी जी का जन्म जो था 9 अगस्त 1933 को राजस्थान के अजमेर के एक प्रतिष्ठित एवं सुशिक्षित परिवार में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा विज्ञान में लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की और ये आधुनिक साहित्य के श्रेष्ठ गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, पत्रकार, दूरदर्शन धारावाहिक लेखक, जनवादी विचारक एवं फिल्म पटकथा लेखन उच्च कोटि के संपादक, ये बहुत सारी विशेषताओं उसके अंदर भरा हुआ था। हिंदी फिल्में हे राम, पापा कहते हैं, अप्पू राजा, भ्रष्टाचार है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री मनोहर श्याम जोशी जी को साहित्य अकादमी प्रतिष्ठित पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दिनमान साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक जोशी जी का जो स्वर्गवास या इस दुनिया से जो विदा जो हुए थे 30 मार्च सन 2006 को हो गया था। ठीक है, हृदय गति रुक जाने से इसकी मृत्यु हो गई थी। अब पाठ परिचय की बात अगर करते हैं यहाँ पे, तो मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित सिल्वर वेडिंग कहानी में प्रमुख पात्र यशोधर पंत अर्थात वाईडी पंत की शादी की 25वीं सालगिरह के दिन का वर्णन है, जिसमें यशोधर बाबू अपने जीवन के आदर्श और भारतीय संस्कृति के प्रेरक किशन दा के साथ बिताए जीवन के अतीत में खो जाते हैं। पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने वाले आधुनिकता की ओर बढ़ते परिवार के बीच यशोधर के विचारों का सामंजस्य न बिठा पाना समाज की पीढ़ी अंतराल को प्रमाणित करता है। साथ ही यहाँ पे अगर देखा जाए इसकी पाठसारांश के अंतर्गत, तो भारतीय संस्कृति से सरोबार संस्कारी सिद्धांतवादी कुमाऊनी ब्राह्मण यशोधर बाबू सरकारी दफ्तर में एक सेक्शन ऑफिसर है। ठीक है, कार्यालय में निर्धारित समय तक सेवा देने के आदि यशोधर बाबू अपने आदर्श श्री कृष्णानंद पांडे की परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने सहकर्मियों से हल्का फुल्का हास परिहास भी करते हैं। चुनीदारी नुमा कलाई घड़ी में 5:30 बजती यशोधर बाबू जब फाइल ट्रे में डालकर जाने लगते हैं, तब असिस्टेंट ग्रेड में आए चड्डा जी द्वारा उसकी कलाई घड़ी पर की गई धृष्टता को अनदेखा करते हैं। तभी बातों ही बात में वह दिन उनकी शादी की 25वीं सालगिरह होने का पता चलता है और वे अपने अधीनस्थों को पार्टी के रूप में 10 का नोट निकालकर चपरासी को देते हुए चाय पिलाने को कहते हैं। असिस्टेंट ग्रेड के चड्डा जी की आधुनिक पोशाक, चौड़ी मोहरे वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर तो लगते ही हैं, किंतु चड्डा जी द्वारा सिल्वर वेडिंग की पार्टी देना भी उनको पाश्चात्य सभ्यता की वजह से समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। अगर आगे तरफ देखा जाए तो यहाँ पे यशोधर बाबू दफ्तर से निकल के पहले बिरला मंदिर जाते हैं। वहाँ वे स्वयं ध्यान लगाते हैं और प्रवचन सुनते हैं। वहाँ से पहाड़गंज निकल जाते हैं और जहाँ पे वे साग सब्जी खरीदते, लोगों से मिलते जुलते हुए घर की ओर प्रस्थान करते थे। पहले वे दफ्तर साइकिल में जाया करते थे, किंतु साइकिल पर जाना उनके परिवार को अखरता था और स्कूटर लेने की हैसियत न होने के कारण वे अब पैदल ही आते जाते थे। दफ्तर से घर पहुँचते तक उनको रात के 8 बज जाते थे। अपनी दिनचर्या के अनुरूप एक दिन जब वे बिरला मंदिर जा रहे थे, तब उनकी निगाह उस अहाते पर पड़ी जहाँ कभी किशन दा रहा करते थे। अब वहाँ बहुमंजिली इमारत बन गई है। यशोधर बाबू को पुरानी चीज़ें और पुराने लोग उसकी स्मृति बनाना अच्छा नहीं लगता था, अतः उन्होंने उनके पद के अनुरूप मिलने वाली बड़े घर के ऑफिस को ठुकराकर अपने गोल मार्केट के पुराने सरकारी घर में ही रहना पसंद किया था।
तो ये कुछ ऐसे उनकी जो पाठ का सारांश रहा। ठीक है, आगे हम इसमें देखते हैं या इस पाठ के आधार पर देखते हैं सिल्वर वेडिंग में जो है। तो जब सेक्शन ऑफिसर वाईडी यशोधर पंत आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह पेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। ठीक है, उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बजे रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। पहले क्या होता था कि बैटरी वाला घड़ी नहीं होता था, ठीक है, चाबी वाला घड़ी होता था। तो हर सुबह जो होते हैं एक बार उनको चाबी को फुल टाइट करना पड़ता था, मतलब चाबी देना पड़ता था, और उसके बाद तो 24 घंटे के लिए वो संचालित होती थी। लेकिन आजकल क्या होता है, सब बैटरी वाले घड़ी होने की वजह से जो होते हैं इसको चाबी देने की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो वैसे उनको चाबी देते थे, और जो होते थे रोज़ शाम सुबह शाम जो होता है रेडियो समाचार के साथ या टीवी के साथ जो होते या टीवी के अनुसार जो होता जो टाइम टेबल जो था उस टाइम टेबल के आधार पे जो होते अपनी घड़ी का टाइम फिक्स किया हुआ था। आगे देखिए यहाँ पे उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने मातहतों पर डाली, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने की मजबूत होते हैं। मातहतों का मतलब होता है उनके जो सहकर्मी है ना, सहकर्मी मतलब उनके ऑफिस में काम करने वाले लोग। और तो दफ्तर में बैठने की मजबूर होते हैं। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजन बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद अर्थात कृष्णदा पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। फिर आगे देखिए यहाँ पे सभी असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्डा ने, जिसकी चौड़ी मुहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं, बदतमीजी सी की एज यूजुअल बोला, बड़े बाऊ आपकी अपनी चुनीदारी का क्या हाल है, वक्त सही देती है। पंत जी ने चड्डा की धृष्टता को अनदेखा किया और कहा मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है, यानी कि मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। चड्डा ने कुछ और धृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया। मन ही मन वह उस जमाने की याद जरूर करते थे जब दफ्तर में वह कृष्णदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। घड़ी की ओर देखकर वह बोला बाबा आदम के ज़माने की है बड़े बाऊ, यह तो अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाएगी या मिल जाती। यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है, क्यों कैसी रही। इस तरह का नहले पे दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाले बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था, और वक्त बेवक्ती या वक्त श्रोता दोनों उठकर हाथ मिलाया करते थे। ऐसी परंपरा कृष्णदा के क्वार्टर में भी थी, जहाँ रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। कभी कृष्णदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रहते थे। मैस जैसी थी, मिलकर लाओ पकाओ खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। तब कृष्णदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके। बाद में इन्हीं कृष्णदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। चड्डा ने जोर से कहा बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खो गए। मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी।
यशोधर बाबू ने शक पकाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुक्तबी होकर बोले, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। मेनन ने फ़ौरन हिसाब लगाया और सहकर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ डे सर, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गया है। तो यशोदा जी खुश होते हुए झेंपे और झेंपते हुए खुश हुए। यह अदा उन्होंने कृष्णदा से सीखी थी। चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। यशोदा जी बोले, अरे वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों की चौंचले है, हमारे यहाँ थोड़ी मानते हैं। यशोधर बोला, मिक्सर मत मिलाइए गुरुदेव, चाय मुट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, इनमें कौन सी आपकी बड़ी माया निकली जानी है। माया मतलब पैसा या खर्च जो हो जाना है। तो यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट मैं समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। सारा सेक्शन चड्ढा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, रुपये 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सके। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य है। और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं, गोल मार्केट से सेक्रेटरिएट तक पहले साइकिल में आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे हैं क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा होश चले हैं और उन्हें अपने पिता का जब साइकिल सवार होना सख्त नागवार है गुजरता है। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लेकिन पिताजी का समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है और कार जब अफोर्ड की नहीं जा सकती तब उसकी बात सोचना ही क्यों। तो ये सारी जो घटनाक्रम जो है यशोधर बाबू के जो ऑफिस की है और उसकी जो कार्यालय में या उसके ऑफिस में जो होते हैं वहाँ पे उनके अन्य वरिष्ठ साथी जो है कनिष्ठ साथी जो है वो उनके साथ इस प्रकार की जो होता है थोड़ा सा हास परिहास करते रहते हैं, उनसे बात करते रहते हैं। चड्ढा के जोर देने पर बड़े ताऊ ने 10 के नोट दो और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग का इस दावत के लिए रुके नहीं। अमाथत लोगों से चलते चलाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना कृष्णदा की परंपरा से ही उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप्पे या गपटक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध रहा है। अब देखिए इस संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो यशोधर बाबू के परिवार में बड़ा लड़का एक या हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन सब कारणों से यशोधर बाबू एक निष्ठावान शिष्य की भूमिका तक निभाते रहे। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे यशोधर बाबू अपने बच्चों और पत्नी से भले ही नाराज है, किंतु किशनदा की खुशी के लिए उनके घर आयोजित होने होली, जनेऊ बदलने, रामलीला की तैयारी आदि अवसर में पूरा साथ निभाते थे। किशनदा का बुढ़ापा सुखांत न होने का पुनः यशोधर बाबू को हमेशा रहता था, दुख हमेशा रहता था। यशोधर बाबू की पत्नी संस्कारों से आधुनिक न होकर भी बच्चों की वजह से मॉडर्न हो गई थी, अतः यशोधर बाबू ने सानियल बुढ़िया या चटाई की लहंगा या बूढ़ी मुँह से लोग करे तमाशे कहकर मजाक उड़ाते थे। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए यहाँ पे कि उनकी जो पत्नी जो है वो आधुनिक न होकर भी जो है था मॉडर्न लाइफ जो है या आधुनिक जीवन जो है वो व्यतीत करते थे। इसीलिए यशोधर बाबू ने
सानियल बुढ़िया चटाई की लहंगा बूढ़ी मुँह मुआ से लोग करे तमाशे कहकर मजाक उड़ाते थे। यशोधर बाबू कभी कभी मन में स्वीकार करते थे कि उनकी बीवी बच्चे उनसे अधिक सुलझे हुए हैं। डीडीए फ्लैट के लिए पैसा जमा न करके उन्होंने भूल की है, किंतु समहाउ इम्प्रॉपर यशोधर बाबू को किशन दा की बातें ही सही लगती थी। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव के पुश्तैनी घर। तो ऐसे उस दिन जो मंदिर के प्रवचन सुनने में उनका मन नहीं लगा। हालांकि उम्र ढलने के साथ वे मंदिर जाना, संध्या पूजा और धार्मिक किताबें पढ़ना आरंभ कर दिए थे। प्रवचन में जनार्दन शब्द सुनते ही उन्होंने अपने जीजा जनार्दन जोशी का स्मरण आ जाता है, जो बीमार है। सो यशोधर बाबू अपनी बहन की आर्थिक मदद करना चाहते थे और बच्चों में से भी ऐसी मदद की उम्मीद रखते थे, किंतु कमाऊ बेटे ने इनका इनकार कर दिया। यशोधर बाबू की पत्नी का कहना है कि उन्होंने बचपन में कुछ नहीं देखा। विधवा बुआ ने यशोधर का पालन पोषण किया। मैट्रिक पढ़कर जब नौकरी की तलाश में दिल्ली आए तब से ही किशनदा के पद चिन्हों पर चलने लगे थे। अंततः अगर इसमें इसके जो पाठ की सारांश की जो पूर्णांश अगर देखा जाए तो शाम की जो 15 मिनट की पूजा को उन्होंने लगभग 25 मिनट तक खींचा ताकि मेहमान चले जाए। आज ध्यान लगाने पर उन्हें किशनदा दिखाई पड़े। यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशनदा कह रहे थे कि भाव सभी लोग इसी जो हुआ होगा से ही मरते हैं। मेहमानों के जाने के बाद सुनकर वे लाल गमछे में ही बैठकर या बैठक में चले गए। यह बच्चों की बिल्कुल पसंद न था। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे हुए पैकेटों पर पड़ी। ये कौन भूले जा रहा है? तो बच्चों ने कहा कि यह आपके लिए है। भूषण सबसे बड़ा पैकेट खोलते हुए बोला, इसी तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। उन्हें ड्रेसिंग गाउन है। आप अब फटा फ्लोवर पहनकर ना जाएं, दूध लेने अब इसे पहनकर जाया करिए। बेटे की यह बात उन्हें चुभ गई। उन्हीं ड्रेसिंग गाउन पहने और उनके अंदर किशनदा समा गए थे। बेटा उन्हें दूध लाने को कह रहा था, यह नहीं कह रहा था कि वह स्वयं दूध ला दिया करेगा। इस बात से उनकी आंखों के कोरों में से नमी चमक गई। मतलब एक तरीके से थोड़ा सा भावुक हो गया और भावुकता की भावना जो उसके अंदर भर गया। ठीक है, ये उपन्यासिक कथा सारे बेटा इसको ऐसे पढ़ते रहेंगे तो या उसके भाव को जो समझने के लिए जो एक बार आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका जो पाठ सारांश सिल्वर वेडिंग का। ओके, दैट्स ऑल।